हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी कि ऊष्मागति की प्रक्रम। ठीक, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रक्रम है आइसोथर्मल प्रक्रम, है ना, या आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, होता क्या है समझो। देखो देखो ये दो शब्दों से मिलके बना है, आइसो और थर्मल। ठीक है। अच्छा, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है। हिंदी में सेम मतलब समान और टेम्परेचर मतलब तापमान। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस प्रोसेस में तापमान समान होता है, इसलिए इसको समतापी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? समतापी। ठीक है बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं? समतापी। अच्छा, अब समतापी का मतलब ये होता है कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है। जो टेम्परेचर पहले था वही बाद में भी है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तभी तो बोल रहे समतापी। जैसे मैं बोलूं कि अभी टेम्परेचर 10 डिग्री है, ठीक है, 1 घंटे बाद भी 10 डिग्री है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि समतापी। ठीक, तो चूंकि T1 इक्वल टू T2, यही मतलब हुआ समतापी, मतलब जो टेम्परेचर पहले था वही बाद में है, यानी कि T1 T2 इक्वल है। इसलिए इसलिए डेल टी इक्वल टू जीरो। अब डेल टी जब जीरो होता है तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो भी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि T1 इक्वल टू T2 इसलिए डेल टी इक्वल टू जीरो। अतः डेल यू भी जीरो होगा, क्योंकि डेल यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल टी। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे करें इसको। अब एक काम की बात सुनो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल प्रक्रम में। आइसोथर्मल प्रक्रम में क्या होता है देखो, जैसे यदि मैं फर्स्ट लॉ लिखूं, क्या लिखूं? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या था? डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये था थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल यू है वो जीरो है, मतलब यहां पे यदि जीरो रख दूंगा तो क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर है। Q किसके बराबर है? माइनस डब्ल्यू के बराबर है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम की जो एब्जॉर्ब हीट होगी, सिस्टम द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होगी, वो उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। मतलब सिस्टम जितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही काम करेगा। देखो सुनो,
यहाँ पे जब मैंने जीरो रखा तो ये हो गया Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब Q प्लस में है मतलब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वर्क माइनस में है मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है। ये मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया है। तो Q प्लस में है मतलब सिस्टम हीट को अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और वर्ग काय में है माइनस में मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें सिस्टम उतना ही वर्क करेगा जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही वर्क करेगा जितनी हीट वो बाहर से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लिख दूं मैं, यहां पे लिख देता हूं आइसोथर्मल प्रक्रम में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य एब्जॉर्ब्ड हीट के बराबर होगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य एब्जॉर्ब हीट के बराबर होगा, मतलब जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो वर्क करेगा। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो एक बार फिर से समझ लो। देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, और सेम मतलब समान। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर मतलब तापमान, यानी कि समान तापमान, यानी कि तापमान समान है, इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समतापी। क्या बोलते हैं, समतापी। ठीक है, मतलब इस प्रकार के प्रक्रम में तापमान समान होता है, जो तापमान पहले था वही बाद में होगा, मतलब T1 इक्वल टू T2 यानी कि डेल टी जीरो। भाई T1 इक्वल टू T2 यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ ही नहीं, यानी कि डेल टी जीरो। ठीक, जब डेल टी जीरो होता है तो डेल यू भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि डेल यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल टी, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है वो तापमान के समानुपाती होती है, टेम्परेचर के समानुपाती होती है, और जब टेम्परेचर में चेंज जीरो होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो होगा। अब यदि मैं फर्स्ट लॉ से देखूं, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसका गणितीय प्रदर्शन क्या था, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल यू क्या हो गया, जीरो, तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आइसोथर्मल प्रक्रम में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य एब्जॉर्ब हीट के बराबर होगा, मतलब सिस्टम उतना ही काम करेगा जितनी हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अगला है आइसोबारिक प्रोसेस। ये क्या होता है, देखो आइसो मतलब वही समान है, और यहां पे बारीक का मतलब है, देखो आपने सुना होगा कि प्रेशर की यूनिट बार होती है, मतलब यहाँ पे बारीक का मतलब प्रेशर है। बारीक का मतलब क्या है, प्रेशर। या डायरेक्ट लिख दूं, दाब। ठीक है, बारीक मतलब प्रेशर और प्रेशर मतलब दाब, यानी कि दाब समान है, इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समदाबी। हिंदी में क्या बोलते हैं, समदाबी। ठीक है, अच्छा, चूंकि दाब समान है मतलब P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2। अब P1 इक्वल टू P2 मतलब डेल P इक्वल टू जीरो। ठीक, जब डेल P जीरो होगा तब क्या होगा, अतः वर्क
इक्वल टू 0 होगा। वर्क 0 क्यों होगा? क्योंकि W इक्वल टू होता है डेल P इंटू डेल V। W इक्वल टू क्या होता है? डेल P इंटू डेल V। ठीक है बेटा, W इक्वल टू क्या होता है? डेल P इंटू डेल V। अब डेल P इंटू डेल V में यदि P 0 हो जाए, डेल P 0 हो जाए तो वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसमें वर्क क्या होता है? 0 हो जाता है। वर्क क्या हो जाता है? 0। ठीक है, यहाँ पे 0 रखोगे तो वर्क 0 आ जाएगा। ये डेल P की वैल्यू यहाँ पे रखोगे ना जब तुम 0, तो वर्क भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम इसको प्रथम नियम से देखें, इन आइसोबारिक प्रक्रम में, तो देखो हम प्रथम नियम क्या लिखते हैं? डेल U इक्वल टू Q प्लस W। अब की बार W क्या हो गया? 0 हो गया। W क्या हो गया? 0। मतलब डेल U इक्वल टू Q। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोबारिक प्रक्रम होता है उसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज होगा जितना वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा। देखो डेल यू क्यू के बराबर हो गया, क्यू प्लस में आ रहा है। जब क्यू प्लस में आता है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम ने बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करा। ठीक है, तो सिस्टम जितनी हीट बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, उतना ही उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है ना? चलो मैं लिख देता हूं, समदाबी प्रक्रम में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन एब्जॉर्ब हीट के बराबर होगा। ठीक है बेटा, मतलब सिस्टम बाहर से जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। है ना? चलो एक बार पढ़ लें क्या। देखो आइसो का मतलब होता है समान, और बारीक का मतलब होता है दाब, यानी कि दाब समान है, यानी कि समदाबी। ठीक है, इसलिए इस प्रक्रम को समदाबी प्रक्रम बोलते हैं। समदाबी का मतलब ये है कि प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब दोनों बराबर है, मतलब दाब में कोई चेंज नहीं हुआ। जब दाब में चेंज 0 होता है तो वर्क भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है डेल P इंटू डेल V। अब डेल P 0 हो गया तो वर्क भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं प्रथम नियम से देखूं तो प्रथम नियम क्या होता है? डेल U बराबर Q प्लस W।
W जीरो हो गया तो बचा क्या, डेल यू इक्वल टू क्यू, है ना, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो हो गया तो बचा क्या, डेल यू इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, हीट, और चूंकि ये प्लस में आ रहा है मतलब यहाँ पे सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो समदाबी प्रक्रम में क्या होता है, समदाबी प्रक्रम में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, ये डेल यू को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो आंतरिक ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन है वो एब्जॉर्ब्ड हीट के बराबर होगा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसके बराबर होगा। नोट करो। चलो अगला देखें। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आइसोकोरिक में होता है ना, ये देखो इसमें क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसो का मतलब है समान, और कोरिक का मतलब है आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है बेटा, आइसो मतलब समान और कोरिक मतलब आयतन यानी कि समान आयतन। हम इसको सम आयतनी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सम आयतनी। जिसका आयतन समान हो उसको क्या बोलेंगे, सम आयतनी। ठीक है, अब चूंकि V1 इक्वल टू V2, ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये सम आयतनिक प्रोसेस है। सम आयतनी प्रोसेस में क्या होता है, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन बराबर होगा। इसका मतलब आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि डेल बी इक्वल टू जीरो। अतः वर्क इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है डेल पी इंटू डेल वी। वर्क इक्वल टू क्या होता है, डेल पी इंटू डेल वी। डेल वी इक्वल टू जीरो है, इसको यदि आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब सम आयतनिक प्रक्रम में भी जो वर्क होता है वो जीरो होता है, समदाबी में भी जीरो था और सम आयतनी में भी जीरो होगा। ठीक है, अच्छा यदि इसको हम प्रथम नियम से देखें, किससे देखें, प्रथम नियम से, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो, मतलब डेल यू इक्वल टू क्यू। ठीक है बेटा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज होगा जितना वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देखो यही चीज आ गई, डेल यू इक्वल टू क्यू, तो बिल्कुल पूरा ऐसा कैसे हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नोट कर लो। आगे बढ़ जाए। अगला है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रक्रम जिसमें सिस्टम की जो हीट होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। सिस्टम की हीट में जब कोई चेंज ना हो तो उस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, चूंकि
एडियाबैटिक प्रोसेस, या ऐसा लिख लेते हैं, चूंकि Q1 इक्वल टू Q2, इसलिए डेल Q इक्वल टू 0। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या आया है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, अच्छा हिंदी में इसको रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। एडियाबेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। तो जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसमें डेल क्यू इक्वल टू 0 होता है, यानी कि हीट में कोई चेंज नहीं होता है ना। अच्छा, इन एडियाबैटिक प्रोसेस देखो अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा लिखते हैं, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू क्या हो गया? 0, तो 0 प्लस डब्ल्यू, मतलब फाइनली मैं लिख सकता हूं डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे डेल क्यू 0 है, तो मैंने क्यू को 0 कर दिया, तो डेल यू इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू, मतलब डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का में आ रहा है प्लस में, जब W प्लस में आता है तो हम क्या मानते हैं कि सिस्टम वर्क कर रहा है। ये सब मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। यदि आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो इससे पहले वाले वीडियो आप देखें। यहाँ पे जो वर्क है वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम। और डेल यू क्या है? इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज होगा जितना वो वर्क करेगा। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज होगा जितना वो वर्क करेगा। ठीक है बेटा, याद रखना इस बात को। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में उतना ही परिवर्तन होगा, उतना ही परिवर्तन होगा जितना सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम, उसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में उतना ही परिवर्तन होगा जितना सिस्टम वर्क करेगा। जितना सिस्टम वर्क करेगा उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, नोट करो। चलो, एक लास्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मतलब होता है चक्री, और प्रोसेस मतलब है प्रक्रम। तो हिंदी में बोलते हैं इसको चक्री प्रक्रम। साइक्लिक प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्री प्रक्रम। अब ये जो चक्री प्रक्रम है इसमें क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था बराबर हो जाती है। चक्री प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इसलिए वे फंक्शन जो अवस्था पर निर्भर करते हैं उनमें चेंज यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं,
साइक्लिक प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था बराबर होती है। ठीक है, साइक्लिक प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था बराबर होती है। अतः इस प्रक्रम में अवस्था फंक्शन में चेंज जीरो होगा। अतः इस प्रक्रम में अवस्था फंक्शन में चेंज जीरो होगा। अब अवस्था फंक्शन क्या होता है? वे प्रॉपर्टी जो अवस्था पे निर्भर करती है उनको अवस्था फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सिस्टम के वे गुण जो अवस्था पर निर्भर करते हैं सिस्टम के वे गुण जो अवस्था पर निर्भर करते हैं स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, सिस्टम के वे गुण जो अवस्था पर निर्भर करते हैं स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। मतलब सिस्टम के वे गुण या वे प्रॉपर्टियां जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है उनको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अब चूंकि साइक्लिक प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था इक्वल होती है, बराबर होती है, इसलिए जितने भी स्टेट फंक्शन है उनमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा और समझो इसके बारे में। देखो, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे P और यहाँ पे V, यदि मैं P और V के बीच में ग्राफ खींचूं, है ना, P और V के बीच में क्या खींचूं? ग्राफ खींचूं, ये दाब और ये आयतन। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा होता है। साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा होता है इस तरह से, ये मतलब यदि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं
तो घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं, यानी कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था इक्वल होती है। साइक्लिक प्रोसेस में प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था कैसी होती है? इक्वल होती है। इसको थोड़ा ये वाले कलर से बनाते हैं। ये ठीक है। यहाँ से यदि मैं स्टार्ट करता हूँ तो घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं, मतलब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था इक्वल होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी राशियां यहाँ पे जीरो होगी? तो देखो, एक तो डेल यू इक्वल टू जीरो होगा, डेल टी इक्वल टू जीरो होगा, डेल पी इक्वल टू जीरो होगा, डेल वी इक्वल टू जीरो होगा, डेल एस इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं। ये सब क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब अवस्था फलन। ठीक है, ये मैं आगे आपको और भी बताऊंगा डिटेल में। डिटेल में क्या, मैं आगे आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो अवस्था पे निर्भर करते हैं उनको अवस्था फलन बोलते हैं, और जो मार्ग पे निर्भर करते हैं, पथ पे निर्भर करते हैं, उनको पथ फलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टेट फंक्शन है, यानी कि अवस्था फलन। अवस्था फलन मतलब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे निर्भर करते हैं। चूंकि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था साइक्लिक प्रोसेस में बराबर होती है, इसलिए इनमें सब में चेंज क्या होगा? जीरो। ठीक, अच्छा, एक बात याद रखना, बट डेल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये पाथ फंक्शन होते हैं, ये स्टेट फंक्शन नहीं होते। ये दोनों क्या होते हैं? पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक है बेटा, ये दोनों क्या है? पाथ फंक्शन। और जो पाथ फंक्शन होते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो नहीं होते, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। तो साइक्लिक प्रक्रम में ये सब जीरो होंगे, लेकिन ये जीरो नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि ये पथ पे निर्भर करते हैं, ये पाथ फलन है। नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी कि ऊष्मागति की प्रक्रम के बारे में समझा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीवी वर्क। तब तक के लिए जय राम जी की।